राजस्थान के अजमेर शहर में सन 1992 में एक ऐसे घिनौने अपराध का भांडाफोड़ हुआ था जिसे जानकर अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों का खून खोल उठा था। इस कांड को देश और दुनिया में अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जानती है। इस अजमेर सेक्स स्कैंडल कांड में कई सौ नाबालिग लड़कियों की अस्मत लूटी गई थी। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें केवल एक अकेला दरिंदा बहुत सी नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूट लेता है। इस केस में एक बात बड़ी ही अजीब है कि लोग इज्जत लुट जाने के बाद भी पुलिस में कंप्लेन नहीं करते थे। अपराधी ने एक ऐसा तरीका अपनाया था जिसके चलते लोग पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते थे। तो ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या कारण था जो लोग पुलिस कंप्लेन नहीं कराते थे? आखिर क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी बाड़मेर क्षेत्र के एक छोटे से गांव में सन 1981 में एक 13 साल की लड़की की शादी होती है। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद लड़की अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि नाबालिग होने के चलते शादी के बाद लड़की को ससुराल नहीं भेजा जाता है, जिस वजह से 4 साल बाद गौना करने की तारीख निश्चित कर दी जाती है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी यह रिवाज अपनाया जाता है। नाबालिग उम्र में ही लड़कियों की शादी यानी बाल विवाह कर दिया जाता है। लड़की जब 18 साल की बालिग हो जाती है तो फिर उसका गौना कर दिया जाता है और लड़की को उसकी ससुराल भेज दिया जाता है। बाड़मेर में रहने वाली इस लड़की की शादी 1991 में यानी 13 साल की उम्र में हुई थी और इस लड़की की शादी को हुए 4 साल बीत गए थे और उम्र 17 साल की हो जाती है, लेकिन गौना होने में अभी भी 1 साल बाकी था। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको लड़की और उसके गांव का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरी कहानी सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि लड़की और गांव का नाम क्यों नहीं बताया गया है। यह सन 1981 का वह दौर था जब राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के दूर दराज इलाकों में लाइट नहीं हुआ करती थी। जिस गांव या दूर दराज इलाकों में लाइट हुआ भी करती थी तो वहां भी बहुत ही कम समय के लिए बिजली आया करती थी। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र भी उन दिनों ऐसा ही हुआ करता था। बाड़मेर की रहने वाली इस लड़की की शादी को जब 4 साल बीत जाते हैं और गौना होने में अभी 1 साल बाकी था, तभी एक दिन शाम के लगभग 9 बजे अचानक एक 16 से 17 साल का लड़का इस लड़की के घर पर आता है। जिस समय यह लड़का घर पर आता है उस समय घर पर कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। घर पर केवल महिलाएं ही थीं। घर में मौजूद सभी महिलाएं अचानक एक लड़के को रात के समय देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। घर की महिलाएं उसे पूछती हैं कि आप कौन हो और यहां कैसे आए हो? तो नौजवान बड़ा शर्माते हुए कहता है कि जी, मैं आपका दामाद यानी जमाई राजा हूं। जैसे ही यह लड़का अपने आप को इस घर का जमाई राजा बताता है तो घर में मौजूद सभी महिलाएं शर्माने लगती हैं और मन ही मन अपने आप से सवाल करने लगती है कि हम अपने दामाद को भी नहीं पहचान पाए हैं। अब इस बात को सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि यह कैसे लोग हैं जो अपने दामाद को भी नहीं पहचान सके, जिन्होंने 4 साल पहले अपनी बेटी की शादी इस लड़के से की थी। दरअसल पहचानती भी कैसे, यह जो राजस्थान का पूरा इलाका है, यहाँ आज भी जब शादी जैसी रस्में होती हैं तो वहाँ बहुत सी महिलाएं ही नहीं बल्कि जिस लड़की की शादी होती है वह भी लंबे घूंघट में होती है। जब 7 फेरे जैसी तमाम रस्में होती हैं तब भी दुल्हन ही नहीं बल्कि उसकी माँ और घर की बाकी महिलाएं भी पूरी तरह से घूंघट में ही होती हैं। इसलिए जब 4 साल पहले इस लड़की की शादी की गई थी उस समय भी घर की सभी महिलाओं ने लंबे लंबे घूंघट किए हुए थे, जिस वजह से वह अपने दामाद को पहचान नहीं पाती हैं। दूसरी वजह यह थी कि जब यह लड़का यानी उनका दामाद रात के समय घर आया था तब घर में लाइट नहीं थी और घर में इतनी रोशनी भी नहीं थी कि इस लड़के के चेहरे को पहचान पाती। खैर, घर में मौजूद सभी महिलाएं पहले अपने दामाद से माफी मांगती हैं और फिर बड़ी इज्जत के साथ उसे घर अंदर बुला लेती हैं। चूंकि शादी के 4 साल बाद पहली बार दामाद घर आया था, इसलिए उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है। बातचीत के दौरान उसने बताया कि मैं किसी काम के सिलसिले से जा रहा था, रास्ते में ससुराल आया तो मैंने सोचा आप लोगों की खैर खबर लेता चलूं। इसके बाद दामाद घर की महिलाओं से पूछता है कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसकी सास बताती है कि सभी लोग एक शादी में शामिल होने के लिए कहीं गए हुए हैं, कल वापस आ जाएंगे।
पहली बार घर आए हुए जमाई राजा की खातिरदारी करने और बातचीत करते करते काफी रात हो जाती है। इसके बाद घर की महिलाएं लड़की को अच्छे से सजाकर दामाद के कमरे में भेज देती हैं। लड़की के कमरे में आ जाने के बाद जमाई राजा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाता है और सुहागरात मनाने के बाद जमाई राजा अपनी दुल्हन से बोलता है कि तुम अपने सभी गहने एक बैग में रख दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और इनकी फिटिंग भी सही नहीं है, इसलिए मैं इन गहनों को साफ और उनकी फिटिंग कराकर वापस लेकर आऊंगा। अपने पति की यह बात सुनकर लड़की सभी गहनों को एक बैग में पैक कर देती है और सुहागरात के बाद दोनों सो जाते हैं। इसके बाद रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब सुबह हुई तो घर की सभी महिलाएं दामाद साहब के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। सुबह जब दुल्हन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि दूल्हा कमरे में नहीं है। इसके बाद दुल्हन कमरे से बाहर आकर अपने घर वालों से दूल्हे के बारे में पूछती है तो घर की महिलाएं सोचती हैं कि शायद दूल्हे राजा सुबह सुबह बाहर घूमने चले गए होंगे और घूमने के बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद घर की सभी महिलाएं जमाई राजा के लिए अच्छा नाश्ता बनाने के लिए जुट जाती हैं, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन जमाई राजा वापस नहीं आते हैं। इसके बाद दुल्हन जब कमरे में जाकर देखती है तो उसके सभी गहने गायब मिलते हैं। जब लड़की इस बात को अपने घर में बताती है तो घर की महिलाएं पूछती हैं कि तुमने गहने क्यों निकाले थे। तो लड़की बताती है कि रात उन्होंने मुझे गहने पहनने के लिए कहा था और फिर उन्होंने कहा कि यह गहने काफी पुराने हो गए हैं और इनकी फिटिंग भी सही नहीं है, तुम इन गहनों को एक बैग में रख दो, मैं इन गहनों की फिटिंग सही करा कर लाऊंगा। इस पर घर की महिलाएं सोचती हैं कि गहने तो जमाई राजा नहीं दिए थे, वह इन गहनों को सही करा के वापस ले आएंगे। खैर 3-4 दिन के बाद घर के पुरुष वापस आ जाते हैं। घर के पुरुष जब वापस आते हैं तो उनके साथ एक 16 से 17 साल का लड़का भी था। घर की महिलाएं जब इस लड़के के बारे में पूछती हैं तो घर का मुखिया बताता है कि यह हमारे दामाद हैं। घर का मुखिया महिलाओं को बताता है कि हम जिस शादी समारोह में गए थे यह भी वहां पर आए थे, इसलिए हम इनको अपने साथ घर घुमाने के लिए ले आए हैं। इतनी बात सुनने के बाद घर की महिलाओं के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि जो 4 दिन पहले जमाई राजा आया था तो फिर वो कौन था। घर की महिलाओं के सामने अब असली दामाद खड़ा था और यह एक ऐसी बात थी जिसे ना तो बताया जा सकता था और ना ही छुपाया जा सकता था। खैर घर की महिलाएं इस असली दामाद की खातिरदारी करती हैं और सुबह होने के बाद यह असली जमाई राजा अपने घर वापस चला जाता है। जमाई राजा के घर से चले जाने के बाद घर की महिलाएं अपने परिवार के मुखिया को बुलाती हैं और उसको बताती हैं कि 4 दिन पहले एक जमाई राजा और आए थे, जिसके चलते हमने लड़की को उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। घर के मुखिया को परिवार की महिलाओं से जैसे ही पूरी बात का पता चलती है उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। घर के मुखिया सहित पूरा परिवार काफी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि इस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घट चुकी थी जो किसी के सामने भी बताई नहीं जा सकती थी। घर का मुखिया सोचने लगता है कि अगर पुलिस को गहने चोरी होने की बात बता भी दी जाए तो फिर यह बात कैसे बताएं कि यह चोर जमाई राजा हमारी लड़की के साथ पूरी रात उसके कमरे में भी रुका था। परिवार को डर सताने लगता है कि अगर इस बात की पुलिस कंप्लेंट की तो लड़की के ससुराल वालों को पता चल जाएगा और रिश्ता भी टूट सकता है, जिसके चलते समाज में हमारी इज्जत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद पूरा परिवार इस बात को अपने मन में ही दफन कर लेता है और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस घटना में लड़की और उसके गांव का नाम नहीं बताऊंगा। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद इसी बाड़मेर के कुछ दूरी पर एक घर में ऐसी ही एक घटना होती है। इस घर में भी शाम हो जाने के बाद अंधेरे में एक लड़का आता है और अपने आप को इस घर का दामाद बताता है। इस घर में भी पहले वाले घर की तरह ही पुरुष मौजूद नहीं थे और वह दामाद इस घर में भी रात भर लड़की के साथ रुकता है, सुहागरात मनाता है और सुबह होने के बाद सारे गहने लेकर गायब हो जाता है। इस घर में भी कुछ दिन बाद घर के पुरुष वापस आ जाते हैं और पहले घर की तरह ही महिलाएं पुरुषों को सारी बातें बताती हैं। इस घर के पुरुष भी अपनी इज्जत के खातिर इस बात को अपने मन में ही दफन कर लेते हैं और इस बात को अपनी लड़की से छुपा लेते हैं कि तुम्हारे साथ जिस लड़के ने रात गुजारी है वह नकली था। महिलाओं द्वारा अपने दामाद को ना पहचान पाने का कारण यही होता है कि घर में पुरुष नहीं होते हैं और महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में होती हैं।
दूसरा यह कि गांव में लाइट नहीं होती है और ठीक से रोशनी ना होने के कारण दामाद का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती थी, जिस वजह से उसकी ठीक से पहचान नहीं कर पाती थी। क्योंकि शादी के समय यानी 3-4 साल पहले जब घर की महिलाओं ने दामाद को देखा था तो उस समय भी वह लंबे लंबे घूंघटों में थी। खैर, बात छुपा ली जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक असली दामाद घर पर आ जाता है। जिस समय यह असली दामाद घर पर आता है उस समय घर में पुरुष मौजूद थे और वह अपने दामाद को पहचान लेते हैं। लेकिन इस बात को परिवार वाले अपनी लड़की से नहीं बताते हैं कि 4 दिन पहले जो दामाद आया था वह नकली था और जो इस समय आया है वह असली है। दूसरा यह कि जिस समय यह असली दामाद आया था उस समय घर के पुरुष घर में मौजूद थे, इसलिए लड़की को दूल्हे के सामने नहीं लाते हैं। इसके बाद परिवार के लोग इस असली दामाद की बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और खातिरदारी करने के बाद रात के समय लड़की को दूल्हे का ख्याल रखने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है। लड़की जब दूल्हे के कमरे में जाती है तो उसने घूंघट किया हुआ था और कमरे में रोशनी बहुत कम थी। बातचीत के दौरान लड़की ने दूल्हे से कहा कि आप 4 दिन पहले जो गहने लेकर गए थे क्या वह सही हो गए हैं? इस बात को सुनकर दूल्हा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं तो शादी के बाद पहली बार आपके घर आया हूं और मैं कोई भी गहने लेकर नहीं गया हूं। इस बात को सुनकर दुल्हन हैरान और परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि जो 4 दिन पहले आया था तो फिर वह कौन था। अपनी पत्नी की बात सुनकर दूल्हा हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि 4 दिन पहले जमाई बनकर कौन आया था जो गहने लेकर चला गया। इसके बाद लड़का कमरे से बाहर निकलता है और घर के मर्दों से पूछता है कि 4 दिन पहले मेरे नाम पर इस घर में कौन आया था और यह सारा मामला क्या है। अपने दामाद की बात सुनकर पूरे परिवार का सर चकरा जाता है, क्योंकि जो बात छुपाई गई थी वह बात अब खुल चुकी थी। इसके बाद घर के मर्द अपने दामाद को पूरी कहानी बताते हैं कि 4 दिन पहले हम लोग घर पर नहीं थे, केवल घर के अंदर महिलाएं थीं और एक लड़का दामाद बनकर घर पर आया था जिसे महिलाएं पहचान नहीं पाई थीं, जिसके चलते वह रात में घर पर रुका और सुबह सारे गहने लेकर रफू चक्कर हो गया था। परिवार की यह बात सुनकर दामाद चौंक जाता है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान था। वह समझ जाता है कि जरूर कोई ऐसा गैंग होगा जो पुरुषों की अनुपस्थिति में दामाद बनकर घर में घुसता है और रात बिताने के बाद गहने लेकर सुबह रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद यह दामाद अपने ससुराल वालों को सलाह देता है कि हमें एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, नहीं तो यह गैंग न जाने कितने परिवारों की इज्जत खराब कर देगा। दामाद की बात सुनकर परिवार के लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर समस्या यह थी कि गहने चोरी के बारे में तो पुलिस को बताया जा सकता था, लेकिन यह कैसे बताएं कि वह चोर जमाई राजा रात को लड़की के साथ भी रुका था। आखिरकार इज्जत को ध्यान में रखते हुए पहली बार बाड़मेर के चौहटन पुलिस स्टेशन में एक चोर जमाई राजा के खिलाफ गहने चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद धीरे धीरे यह बात पूरे क्षेत्र में फैलने लगती है कि कोई व्यक्ति जमाई राजा बनकर घर में घुसता है और लड़की के साथ रात बिताने के बाद चुपचाप सुबह के समय गहने लेकर फरार हो जाता है। इस चोर जमाई राजा के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसी गांव से कुछ दूरी पर एक और परिवार आता है और वह भी एक ऐसी ही रिपोर्ट दर्ज कराता है। इन 2 शिकायतों के दर्ज होने के बाद बहुत से परिवार अलग अलग थानों में ऐसी ही रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके चलते यह बात पूरे बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र में तेजी के साथ फैलने लगती है। जब इस प्रकार की कई रिपोर्ट दर्ज होने लगती है तो असली जमाई यानी जिसने पहली बार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वह सोचता है कि अगर पुलिस को पूरी सच्चाई नहीं बताई तो ना जाने कितने परिवारों की इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए असली जमाई पहली बार चोर जमाई राजा के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट के अलावा रेप का मामला भी दर्ज करा देता है। चूंकि यह चोर जमाई राजा उसकी पत्नी के साथ भी एक रात गुजार चुका था। रेप का मामला दर्ज होने के बाद चोर जमाई राजा को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद एक लड़का उसी गांव में एक कोने के घर की तरफ संदिग्ध हालत में घूमता हुआ दिखाई देता है। शक होने पर गांव के कुछ लोग इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं, जिसके चलते पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पूछताछ करने पर पुलिस को उस पर शक हो जाता है, जिसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आती है। इस संदिग्ध का नाम जियाराम था। थाने में लाकर जियाराम से जब पूछताछ की जाती है तो पहले वह किसी भी घटना में अपना हाथ न होने की बात कहता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक था और जैसे ही पुलिस जियाराम पर
थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, वह तुरंत 15 से 20 ऐसे अपराध कबूल कर लेता है जो जिया राम ने जोधपुर और बाड़मेर के इलाकों में किए थे। 15 से 20 अपराध कबूल कर लेने के बाद पुलिस जिया राम से पूछती है कि तुम इन घटनाओं को अंजाम कैसे और क्यों देते थे, तो जिया राम पुलिस को अपनी कहानी बताता है। दरअसल जिया राम बाड़मेर के पास ही एक गांव का रहने वाला था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी मां ने उसे पाला पोसा था। जिया राम ने पुलिस को बताया कि जब मैं 16 से 17 साल का जवान लड़का था तो मैं उस समय काफी शादियों में जाया करता था। बहुत सी शादियों में जाने से मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश लड़कियों की शादी नाबालिग उम्र में की जाती है और शादी के 4-5 साल बाद यानी बालिग होने पर गौना होने के बाद ही लड़की को उसके ससुराल भेजा जाता है। राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्रों में घूंघट प्रथा होने के चलते शादी की रस्मों के दौरान सभी महिलाएं लंबे लंबे घूंघटों में होती हैं, जिस वजह से रात के अंधेरे में और घूंघट होने की वजह से महिलाएं दूल्हे का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाती हैं। जिया राम पुलिस को बताता है कि जब मेरी उम्र 18 साल की हुई तो मुझे खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि शादी के वक्त दुल्हन काफी गहने पहनती हैं, जिसके चलते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसी चोरी करो जिसका पता चलने के बाद भी लोग पुलिस को बता ना सके, क्योंकि बात इज्जत की होगी। चूंकि मैं काफी शादियों में शामिल हुआ था और मुझे इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होती थी कि किन किन लड़कियों की शादी को हुए 4 से 5 साल हो गए हैं पर उनका अभी गौना नहीं हुआ है। जिया राम पुलिस को बताता है कि प्लानिंग के अनुसार मैं उन घरों को निशाना बनाना शुरू करता था जिस घर में लड़की का गौना होना बाकी हो और वह घर गांव के कोने में हो। इसके अलावा जिया राम पुलिस को यह भी बताता है कि मैं इस बात का भी विशेष ध्यान रखता था कि मैं जिस घर में घटना को अंजाम देने जा रहा हूं उस दिन घर के पुरुष बाहर गए हुए हों। घर की अच्छे तरीके से रेखी करने के बाद जिया राम अच्छे कपड़े पहनकर उस घर में जाता और घर की महिलाओं से बोलता कि मैं आपका दामाद हूं। दामाद का नाम सुनते ही सास को तो छोड़िए, घर की और महिलाएं भी मुझे पहचान नहीं पाती थीं और सभी यही सोचती थीं कि यह हमारा दामाद है। इसके बाद मैं रात को घर में रुकता और लड़की के साथ सुहागरात मनाने के बाद किसी बहाने से गहने अपने पास ले लेता था और सुबह होते ही चुपचाप वहां से निकल जाता था और फिर इन गहनों को शहर में बेचकर अय्याशी करता था। फिर अपने अगले शिकार के लिए जासूसी करना शुरू कर देता था। राजस्थान की घूंघट प्रथा के कारण घर की महिलाएं मुझे पहचान ही नहीं पाती थीं। पूछताछ के दौरान जिया राम के द्वारा जुर्म कबूल कर लेने के बाद जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उस पर सिर्फ चोरी का ही मामला साबित हो पाता है, क्योंकि अदालत में चली सुनवाई के दौरान अधिकांश लोगों ने इज्जत की वजह से रेप के मामले में गवाही देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से केवल चोरी के मामले में जिया राम कुछ महीने बाद ही जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद जिया राम फिर से इसी तरह की कई घटनाओं को अंजाम देता है और कई बार पकड़े जाने के बाद जेल भी जाता है, लेकिन सुनवाई के दौरान अधिकांश परिवार इज्जत की वजह से रेप के मामले में गवाही देने से मुकर जाते थे, जिस वजह से जिया राम केवल चोरी के मामले में कुछ महीनों बाद ही जेल से बाहर आ जाता था। पहली बार जिया राम सन 1991 और अंतिम बार सन 2010 में पकड़ा गया था, यानी 30 साल तक जिया राम बार बार इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा। आखिरी बार जब जिया राम पकड़ा गया था तब उसने एक पुलिस अधिकारी के सामने कबूल किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में 250 से 300 लड़कियों के साथ सुहागरात मना चुका हूं, यानी उनका पति बनकर उनके साथ एक रात कमरे में गुजारी है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 250 से 300 लड़कियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। जब पुलिस से मीडिया ने पूछा कि इसने इतनी लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करी है तो फिर आपने इस पर मामला दर्ज करके कोई लंबी सजा क्यों नहीं दिलाई है, तो पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि अधिकांश मामलों में ज्यादातर लोग इज्जत की वजह से सामने ही नहीं आते थे। जो लोग सामने आते भी थे तो वे केवल चोरी होने की रिपोर्ट ही दर्ज कराते थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्र के लोगों ने चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करानी बंद कर दी थी, क्योंकि लोगों को अपनी इज्जत का डर होता था। वे सोचते थे कि अगर हमने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो गांव वाले यही सोचेंगे कि इनके घर में भी चोर जमाई राजा आया होगा, इसलिए रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इसका खौफ यह हुआ कि जब ये बातें फैली तो पूरे जोधपुर और बाड़मेर के उन इलाकों में
उसके बाद जब भी कोई दामाद आता था, यहाँ तक कि असली दामाद भी अगर आ जाता था, तो पहले उसकी अच्छे तरह से छानबीन की जाती थी और घर के पुरुषों द्वारा तसल्ली कर लेने के बाद ही उसको घर के अंदर बुलाया जाता था। सोचकर देखिए, जिया राम का खौफ इस कदर था कि लोग इन घटनाओं के बारे में बात करने से भी डरते थे। आखिरकार सन 2016 में जिया राम के फेफड़े खराब होने के कारण बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। पूरे बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र के लोग इतने जिया राम के नाम से खौफ नहीं खाते थे जितना एक चोर जमाई राजा के नाम से खाते थे। इस चोर जमाई राजा के खौफ से जिन लोगों ने अपनी लड़की की शादी की हुई थी और गौना नहीं किया था, वे लोग अपनी बेटी की शादी गौने का समय पूरा होने से पहले ही शादी कर देते थे। जिया राम के 30 सालों तक किए गए अपराधों के दिनों को देखा जाए तो वह अधिकांश दिन जेल से बाहर ही रहता है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि इंसानी दिमाग कितना खतरनाक खेल खेल सकता है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।